तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में जितना लिखा है उससे एक क्वेश्चन खूब पूछा गया है, अभी वो अंडरलाइन करवा देंगे। कुछ और क्वेश्चन भी हैं, जैसे सबसे पहली पॉइंट करेंगे, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या क्वाइटस सीमेन रिलीज होगा पेनिस के द्वारा कहाँ? वेजाइना में। और इसी प्रोसेस का नाम इंसेमाइनेशन। शुरुआत में हम लोगों ने जो इवेंट पढ़े थे उसमें एक इवेंट ये भी था। इंसेमाइनेशन के बाद जो मोटाइल स्पर्म होंगे वो रैपिडली स्विम करेंगे और पास करेंगे किसको? पहले सर्विक्स को, और फिर कहाँ पहुंचेंगे? यूट्रस, और फिर फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे? एम्पुलरी रीजन ऑफ द क्या? फैलोपियन ट्यूब। उसी समय जो ओवम रिलीज हुआ होगा कहाँ से? ओवरी से, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ? एम्पुलरी रीजन। और वही वो जगह है जहाँ फर्टिलाइजेशन। ये याद रखिए, इसके आगे नीट लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो अभी क्या है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा था एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। नई वाली एनसीईआरटी में केवल एम्पुलरी रीजन लिखा है। एम्पुलरी रीजन ही सबसे बढ़िया आंसर है। हाँ, अगर ना मिले तो एम्पुलरी स्टमस भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले एनसीईआरटी में वही लिखा था। तो फिर से काम की बात है कि कॉपुलेशन के दौरान सीमेन रिलीज होता है वेजाइना में, इस प्रोसेस को इंसेमाइनेशन कहते हैं। उसके बाद मोटाइल स्पर्म रैपिडली स्विम करते हैं और किसको पार करते हैं? सर्विक्स को। फिर कहाँ पहुंचते हैं? यूट्रस, और यूट्रस से फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? और उसी समय क्या पहुंच जाएगा? ओवम पहुंच जाएगा, और उसी जगह क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट भी टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन तभी होगा, वो लिखा है फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब, तो जब देखो क्या है, जब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेंगे एक साथ कहाँ? एम्पुलरी रीजन। अगर कोई भी पहले पहुंच गया, जैसे स्पर्म पहले पहुंच गया, ओवम बाद में पहुंचा, तो भी नहीं होगा, या ओवम पहले पहुंच गया, स्पर्म बाद में पहुंचा, तो भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट होंगे क्या? यही कारण है। और जहां रीजन लिखा होगा वहां एसर्शन रीजन बनेगा। जहां कहीं रीजन लिखा होगा वहां एसर्शन रीजन। तो एसर्शन रीजन बनने वाला क्वेश्चन है कि सभी कॉपुलेशन के बाद लिखा होगा, सभी कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सभी कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि स्पर्म और ओवम का साइमल्टेनियसली पहुंचना जरूरी है। तो कभी स्पर्म पीछे रह जाता है और कभी ओवम पीछे, तो ये एसर्शन रीजन में आ सकता है। वो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, इसी को कहते क्या हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा? तो जो सबसे बाहर की लेयर है, और सबसे बाहर की लेयर जोना पेलुसिडा, एंड इंड्यूस क्या? चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। और इस पर्टिकुलर जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि ब्लॉक कर देंगे क्या? एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। मतलब एक स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसा चेंज होगा कि ये ब्लॉक कर देंगे क्या? एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। पहले एक सवाल आया है कि अगर ओवम के पास एक से ज्यादा स्पर्म पहुंच जाए तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। क्यों? जैसे ही एक स्पर्म इसके टच में आएगा वैसे ये ब्लॉक कर देगा क्या? एंट्री ऑफ अदर या एडिशनल स्पर्म। ये सुनिश्चित करता है, देखो लिखा है, दिस इंश्योर करता है क्या? कि केवल और केवल एक ही स्पर्म क्या कर पाए? फर्टिलाइज कर पाए किसको? ओवम को। लिखा है सिक्रीशन किसका? एक्रोसोम का। पहले से ही पता है, मदद करता है किसमें? स्पर्म की एंट्री में। किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ जो दिस लिखा है ये फर्टिलाइजेशन लिखा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या कंप्लीट हो जाएगा?
मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी oocyte का सेकेंड रिडक्शन डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो अगर एंट्री हुई तो कंप्लीट हो जाएगा क्या, मियोटिक डिवीजन किसका, सेकेंडरी। और अगर पूरा होगा तो क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। रिजल्ट में सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और क्या बनेगा, हेप्लॉइड ओवम, उसी का दूसरा नाम ओटेड। लेकिन जल्दी ही देखो क्या होगा, जल्दी ही हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज कर जाएगा किससे, ओवम से। तो जल्दी ही हमको क्या मिलेगा, जब कभी oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमको ओवम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ओवम बनेगा वैसे ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट में। कितने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बोलेंगे फिर से। पहला सवाल, इंसेमाइनेशन क्या है, तो रिलीज ऑफ सीमेन इन वेजाइना। फिर स्पर्म किसके को पार करेगा, पहले सर्विक्स को, फिर तेज बोले, फिर यूट्रस को, और फिर कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, एम्ब्रियो। ओरी से जो ओवम रिलीज होगा वो भी कहां पहुंचेगा, एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, कहां होगा, एम्ब्रियो रीजन। सभी कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियस रीच जरूरी है। तो या तो कोई पीछे रहता है या तो कोई पीछे रह जाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या है, तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम है। इस दौरान स्पर्म सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है। अभी लेटेस्ट में नीट 2020 में या 21 में पूछा गया था कि स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन कहां पाई जाती है, नीट ही में है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन, कोरोना रेडिएटर तो कुछ नहीं होगा, स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन यही होगी, कहां, जोना पेलिसिला पर होगी। अभी जल्दी क्वेश्चन आया है, नीट है 2019 में हो चाहे 20 में हो, सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, और इसमें चेंज होकर के इसका काम क्या है, ब्लॉक कर देगा किसको, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को, और ये सुनिश्चित करेगा किसको, एक ही स्पर्म क्या कर पाए, फर्टिलाइज। किसका सिक्रीशन स्पर्म की एंट्री में मदद करेगा, एक्रोसोम। और जैसे एंट्री हो जाएगी वैसे क्या कंप्लीट हो जाएगा, तेज बोले क्या कंप्लीट होगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। आधे लोग बोल रहे हैं क्या कंप्लीट होगा, और भी किसका, तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में होगा ओवम और क्या मिलेगी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो बताओ सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी, एंट्री के पहले की एंट्री के बाद, एंट्री के पहले की एंट्री के बाद, और फ्यूजन के पहले की फ्यूजन के बाद, फ्यूजन से पहले और एंट्री के, ये आया हुआ सवाल है। ये जनरल कहानी लिखी जो जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, क्या कि किसी पर्टिकुलर बेबी का जो सेक्स होगा उसको किस पर डिपेंड करेगा। तो पहले से कहानी पता है कि 2 प्रकार के क्रोमोसोम मेल में होते हैं, एक्स और वाई, और एक ही प्रकार के क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं, सॉरी, और एक्स। मेल की बात करेंगे तो एक्स वाई 2 होंगे, फीमेल की बात करेंगे तो एक्स और एक्स ही होंगे। इसी नाते यहाँ दोनों गैमीट एक जैसे होंगे, और यहाँ एक गैमीट में एक्स होगा, एक गैमीट में वाई होगा। बस इतनी सी बात है। अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और इसी का फर्टिलाइजेशन इससे हो जाए तो क्या हो जाएगा। किसी भी प्रोजनी के पास सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होंगे या एक्स वाई होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओवम का फर्टिलाइजेशन किस स्पर्म से हो रहा है। स्पर्म विद एक्स तो रिजल्ट एक्स एक्स, और स्पर्म विद वाई तो रिजल्ट एक्स वाई। तो प्रोजनी का सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मदर के गैमीट की फादर के, तो आंसर देंगे फादर के। ये जनरल कहानी है, लेकिन पढ़ लेते हैं, और सब जेनेटिक्स का है, पहले से आपको सब पता है। One has remembered that sex of baby has been decided at this stage। ये this stage कौन सी है, ये this stage fertilization है।
लेट अस सी हाउ एज यू नो क्रोमोसोम पैटर्न इन फीमेल क्या है XX, मेल क्या है XY। इसी नाते सभी हैप्लॉइड जो गैमीट ओवा होंगे फीमेल के उन सब में क्या होगा X होगा, लेकिन मेल में जो स्पर्म बनेंगे उसमें आधे में क्या होगा X और आधे में क्या होगा Y। 50% में X मिलेगा और 50% में Y मिलेगा। फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो या तो इस कंडीशन में होगा या तो इस कंडीशन में होगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो इस बात पर कि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म के पास क्या था, स्पर्म के पास X था या स्पर्म के पास Y था जिसने किसको फर्टिलाइज किया, ओवम। अगर जाइगोट के पास XX है तो ये क्या बनेगा, फीमेल, और जाइगोट के पास अगर XY है तो क्या बनेगा, मेल। लिखा है चैप्टर 5 में, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लिखा है साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन बाय, किसके द्वारा, फादर, किसके द्वारा नहीं, आंसर देंगे मदर। तो ये सब जनरल कहानी है, यहाँ से क्वेश्चन कम आएगा क्योंकि यहाँ का जो भी क्वेश्चन है वो सेक्स डिटरमिनेशन हेडिंग वाले चैप्टर से आएगा। चलिए, ये है एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। लिखा है मियोटिक डिवीजन, याद रखिए, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक नहीं। माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है कब, जैसे ही जाइगोट मूव करता है थ्रो स्टमस। ये कौन सी चीज है, ये देखो, ये जगह स्टमस है। ये स्टमस का मतलब देखिए, ये एम्बुला वाला पार्ट है, यहाँ फर्टिलाइजेशन कहीं होगा। तो जैसे धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ रहा होगा, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या शुरू हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन। और इस डिवीजन का नाम क्या है और ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन कहाँ शुरू हो जाता है, तो कहोगे ओविडक्ट में ही शुरू हो जाता है। जब ये किससे गुजर रहा था, इस स्टमक से। पहला सवाल, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कहाँ जाएगा, यूट्रस में। और क्या बनाएगा, तो भाई 1 से डिवाइड करोगे तो 2, फिर 2 करोगे तो 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे डिवाइड करता चला जाएगा। इन सभी सेल को कहते क्या हो, तो नाम इंपॉर्टेंट है। जाइगोट के डिवीजन से जो सेल बनती है उनका नाम ब्लास्टोमर। ऐसा कोई भी एम्ब्रियो जिसमें सेल की संख्या 8 या सेल की संख्या 16 हो तो उसको कहते क्या हैं, तो उसको कहते हैं मारुला। याद रखिएगा, एक बार AIPMT में आया था कि 32 सेल एम्ब्रियो को क्या कहोगे। वैसे यहाँ क्या लिखा है, 8 to 16, तो 32 पूछेगा तो भी मारुला बताओगे, और 64 पूछेगा तो भी मारुला बताओगे। मारुला तब तक बताओगे जब तक ये सॉलिड होगा, जैसे हालो होगा वैसे नाम बदलेगा। ठीक है, तो नंबर से इंपॉर्टेंट सॉलिड है। मारुला डिवाइड करता रहेगा और धीरे धीरे किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट और मारुला में यही अंतर है, इसमें कोई कैविटी नहीं है, इसमें कैविटी पाई जाती है। जैसे जैसे मूव करेगा कहाँ, यूट्रस में। ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट, खास बात याद रखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा है। किसी भी ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर अरेंज होती है 2 ग्रुप में। किसी भी ब्लास्टोसिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ब्लास्टोमर की एक लेयर ये है और ये कुछ सेल अंदर दिखाई पड़ रही हैं। तो जो बाहर वाली हैं, लिखा है, टिक करें, ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमर इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू, किसमें, बाहर की लेयर का नाम, और अंदर ग्रुप ऑफ सेल है जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है, उसका नाम इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट ही वो लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट ही वो लेयर है जो अटैच हो जाएगी से, एंडोमेट्रियम से। और जो इनर सेल मास है उसका भविष्य निश्चित है, वो क्या कर जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी, किसमें, एम्ब्रियो। अटैचमेंट कहाँ, यूट्रस की जो सेल होंगी वो डिवाइड करेंगी और किसको घेर लेगी, पूरे ब्लास्टोसिस्ट को घेर लेगी। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट धंस जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा, किसमें, एंडोमेट्रियम। और इसी घटना को कहेंगे क्या, इम्प्लांटेशन। इसका मतलब क्या शुरू हो गया, तो पलट देते हैं, इम्प्लांटेशन किस स्टेज पर होता है, इम्प्लांटेशन किस स्टेज पर होता है, तो आंसर देंगे क्या,
किस स्टेज पर? ब्लास्टोसिस। और इस इम्प्लांटेशन के दौरान कौन सी लेयर है जो यूट्रस से अटैच होती है? तो आंसर देंगे ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद क्या होता है? यूट्रस की जो सेल है वो ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है और ये एम्बेडेड हो जाता है किसमें? एंडोमेट्रियम में। और इसी घटना को कहते क्या है? इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद अंडरलाइन करेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस पर अपीयर होंगी? अगर ट्रोफोब्लास्ट यहां ना मिले, अगर ट्रोफोब्लास्ट यहां ना मिले तो आंसर लिख लीजिएगा कोरियान, क्योंकि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली उनका नाम क्या नाम है? कोरियानिक विलाई। तो उसी का नाम कोरियान भी बाद में हो जाता है, क्योंकि एमनियन कोरियान एलांडोइस लेयर बनती है। एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर ट्रोफोब्लास्ट ना मिले तो क्या लगा सकते हैं? कोरियान। विच सराउंडेड बाई, जो किसके द्वारा घेरी जाएंगी? यूट्राइन टिश्यू। और साथ में क्या होगा? मैटरनल ब्लड। कोरियानिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू सब आपस में इंटर डेजिटेट कर जाएंगे और ज्वाइंटली एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम प्लेसेंटा होगा। और प्लेसेंटा है क्या? तो फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रायो एंड क्या? मैटरनल पार्ट। तो तीन क्वेश्चन तो ये है कि प्लेसेंटा बनने के दौरान कौन सी विलाई बनती है? तेज बोले कौन सी? कौन सी विलाई? फिर से बोले कौन सी? और कहां से निकली हैं? कहां से निकली हैं? ट्रोफोब्लास्ट। अगर ना मिले तो कोरियान लगा सकते हैं। आया हुआ सवाल नीति में है कि प्लेसेंटा किसने बनाया? ट्रोफोब्लास्ट ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में कोरियान मिल गया था। तो किस कहां से निकली है? ट्रोफोब्लास्ट या कहां से? कोरियान। और फिर उसके द्वारा चारों तरफ उसके क्या गिर गया है? यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। और अंततः क्या बना? फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रायो एंड क्या? मैटरनल ब्लड। नाम क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम यहां से शुरू है। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है किसको? सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट। किसको देगा? और रिमूव करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट। और कहां छोड़ देगा? कहां छोड़ देगा? ये रिमूव करेंगे तो मदर के ब्लड में छोड़ेंगे ना, तो मदर के ब्लड से क्या लेंगे? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। और बदले में क्या दे देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट। प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है किससे? एम्ब्रायो से। डायग्राम देख ले। इतना पार्ट ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ऐसे इंटरडिजिटेटेड है। तो प्लेसेंटा एम्ब्रायो से कनेक्ट है इस स्ट्रक्चर के द्वारा, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? अम्बिलाइकल कार्ड। प्लेसेंटा कनेक्ट है किससे? एम्ब्रायो से। किसके द्वारा? अम्बिलाइकल कार्ड, जो मदद करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। किसको? टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम का मतलब यहां से यहां या यहां से यहां, मतलब एम्ब्रायो से प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से एम्ब्रायो। प्लेसेंटा का काम है एंडोक्राइन टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब जल्दी क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में प्लेसेंटा भी है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में कार्पस लूटियम भी है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड भी है सब टेम्परेरी, क्योंकि सब धीरे धीरे डिजेनरेट होती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आंसर आप दीजिएगा कार्पस लूटियम, क्योंकि हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बढ़िया आंसर कार्पस लूटियम। ना मिले तो हम प्लेसेंटा के बारे में विचार करेंगे, ये भी ना मिले तो हम पीनियल ग्लैंड के बारे में विचार कर सकते हैं, वो भी ना मिले तो हम थाइमस के बारे में भी विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर कार्पस लूटियम। ये प्रोड्यूस करेगी बहुत सारे हार्मोन, जैसे ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जैसे एस्ट्रोजन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईटीसी इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी खूब नीट में क्वेश्चन आ चुका है। बाद में एक हार्मोन और निकलता है जिसका नाम रिलैक्सिन, आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। आल्सो लिखा है, इसका मतलब
इसका मतलब ये प्लेसेंटा से भी निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलता है, साथ में ओवरी से भी निकलता है। ये क्वेश्चन अभी जल्दी 2019 या 20 में आया है कि रिलैक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो या तो आंसर क्या मिलेगा प्लेसेंटा और या तो आंसर क्या मिलेगा ओवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, इसको टिक कर लीजिए यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे HCG, HPL और रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग, तो ऐसा एग्जाम में सवाल आ रहा है कौन से हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं, तो आंसर क्या देंगे। लेकिन इन सबके साथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ और हार्मोन हैं जिनके लेवल, जैसे कौन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये क्या होते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या है, वो हार्मोन पहले से निकल रहा था, अब थोड़ा ज्यादा निकलेगा तो लेवल बढ़ जाएगा। तो कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने वाले में तेज बोलो क्या है, और कौन से हैं जो केवल प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं, कौन से। फिर सवाल है कि ये इतना क्यों बढ़ गए, ये इतना क्यों बढ़ गए, तो जहां क्यों होगा वहां एसर्शन रीजन हो जाएगा, तो यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है। क्यों, देखो लिखा है ये कई गुना बढ़ जाएंगे किसमें, मदर के ब्लड में, और इन सब हार्मोन का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो जरूरी है किसके लिए, फीटल की ग्रोथ के लिए, और किसके लिए, किसमें, मदर में, और किसको मेंटेन करना, प्रेगनेंसी। तो यहाँ एसर्शन है कि किसी प्रेग्नेंट फीमेल में कई हार्मोन कई गुना बढ़ जाते हैं, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है, तो रीजन लिखा हुआ है, ये एसेंशियल है काहे के लिए, फीटस की ग्रोथ के लिए, और उस एसेंशियल है मेटाबॉलिक चेंजेस, कौन कौन से, मदर में या फिर और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ एक कमी रह गई जो एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए, यहाँ इन सबके फंक्शन नहीं दिए हैं, इन सबका फंक्शन कुछ नहीं दिया है। देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन में तो कोई शक नहीं है, पहले से आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, एस्ट्रोजन मदद करता है, एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करता है, वो सारी कहानी आपको पहले से पता है। यहाँ मेन फंक्शन इन दोनों का होना चाहिए था, HCG का और HPL का, और क्वेश्चन 2 बार नीति में आ चुका है, तो एक लाइन चाहे इधर बगल में जगह खाली चाहे कहीं और हो वहां बढ़ा लीजिएगा, पता उससे होगा ही। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस HCG का काम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, HCG का सिर्फ एक काम है, कार्पस लूटियम को मेंटेन करना। अभी हुआ क्या है, 14th डे ओवुलेशन हुआ था, ओवुलेशन के बाद कार्पस लूटियम बनी थी, उसके बाद हुआ फर्टिलाइजेशन, तभी तो प्रेगनेंसी शुरू हुई है। जब फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है तो कार्पस लूटियम डिजनरेट नहीं होती है और वहां से प्रोजेस्टेरॉन हमेशा निकलता रहता है। लेकिन मान लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए और कार्पस लूटियम डिजनरेट हो जाए, तो जैसे ही वो डिजनरेट होगी वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। तो प्रेगनेंसी बचाए रखने की पहली शर्त है कि कार्पस लूटियम डिजनरेट ना होने पाए। तो कार्पस लूटियम को कौन मेंटेन करता है, HCG ना होता तो, ध्यान से सुने, कार्पस लूटियम को बनाए रखने की मेन जिम्मेदारी है LH की, असली हार्मोन वही है, LH का ही असली काम है कार्पस लूटियम मेंटेन करना। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हाई है और वो LH को इनहिबिट कर देता है, तो LH हो गया इनहिबिट, तो फिर अब कार्पस लूटियम को मेंटेन कौन करेगा, वही कर सकता था। तो ऊपर वाले ने नई व्यवस्था की है, एक नया हार्मोन भेजा, इसका नाम HCG है, LH का काम करने के लिए आया। तो ध्यान सुनिएगा, कहां से निकला, प्लेसेंटा से, और कहां काम करता है, कार्पस लूटियम पे, और क्या काम करता है, उसको मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, वहां से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कहीं लिख लीजिए, ये आया हुआ सवाल है, नीति में आया है। बेटा फाइन चला दो जरा, लिख लो 2 लाइन, एक लाइन कहीं लिख लो, बगल में जगह खाली है ना, लिख लीजिए HPL, अरे HPL नहीं, HCG,
HCG मेंटेन कार्पस लूटियम, मेंटेन कार्पस लूटियम, HCG मेंटेन कार्पस लूटियम एंड स्टिमुलेट क्या, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, यही इसका मेन काम है। ये किसकी जगह कर रहा है? एलएच की जगह काम कर रहा है। एक क्वेश्चन और है, इतनी ज्यादा मात्रा में निकलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन में पास होने लगता है, और अगर यूरिन में ये पास हो रहा है इसका मतलब वुमेन प्रेग्नेंट है, इसी नाते इसका नाम प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, HCG pass in urine of pregnant woman, thus इसी नाते thus HCG टेस्ट एज, इसका टेस्ट होता है HCG टेस्ट एज क्या, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। अखिलेश इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद, याद है इनर सेल मास, जिसका पहले से ही भविष्य पता है कि वो डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। इनर सेल मास डिफरेंशिएट करेगा और बाहर की तरफ क्या बना लेगा, एक्टोडर्म। अंदर की तरफ जल्दी ही क्या बनेगी, मेसोडर्म। किसके बीच, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये जो तीन लेयर हैं, ये जो तीन लेयर हैं, यही बनाएंगे ऑल ऑर्गन इन द एडल्ट। हम सब लोगों के जितने ऑर्गन हैं वो सब कहां से आएंगे, उन्हीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। इट नीड टू मेंशन हियर दैट जो इनर सेल मास है उसकी जितनी भी सेल है, इनर सेल मास की जितनी सेल हैं उन सब को क्या कहते हो, स्टेम सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेंसी है कि ये बना सकते हैं क्या, ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। तो यहाँ एक सर्सन रीजन बन जाएगा क्या कि इनर सेल मास की सेल को, इनर सेल मास की सेल को स्टेम सेल कहते हैं। ये सर्सन है। तो रीजन क्या है, क्या रीजन है? तो रीजन यही है क्या, रीजन ये है कि इनके अंदर ये क्षमता है कि ये बना सकते हैं क्या, ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। कुछ मेजर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट दिए हैं, जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिनों तक रहती है, लगभग 9 मंथ तक। डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग एंड एलिफेंट एंड कैट? तो डॉग और कैट में लगभग 55 टू 60 डेज है, 55 टू 60 डेज के आसपास है। और जो एलिफेंट है ये 22 मंथ है, 22 मंथ है। ये 2 महीने का मोटा मोटा मान लीजिए और ये 22 महीने का। ह्यूमन बीइंग में 1 मंथ की प्रेगनेंसी अगर कंप्लीट हो जाएगी तो एम्ब्रायो में क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। तो पलट देगा हार्ट कब तक बन जाता है, तो कहेंगे 1 महीने की प्रेगनेंसी। पहला साइन ग्रोइंग फीटस का कैसे नोटिस होगा, तो सुन सकते हैं क्या, हार्ट साउंड। किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप। लेकिन अगर खत्म हो जाए 2nd मंथ तो क्या डेवलप हो जाएंगे, लिम्स और डिजिट। और अगर 12 हफ्ते का मतलब पहली तिमाही, पहली तिमाही का मतलब 3 महीने, 3 महीने अगर कंप्लीट हो जाएं तो क्या बन जाएगा, जैसे क्या बन जाएंगे, लिम्स। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ इतना,
एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वेल डेवलप कब हो जाते हैं? तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप कब? तो आंसर देंगे क्या? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या क्या कहोगे 12 वीक। पहला मूवमेंट कब होता है और अपीयरेंस ऑफ हेयर कब होता है? तो आंसर देंगे क्या? 5th मंथ। जैसे जैसे समय बीता जाएगा एंड ऑफ क्या आएगा? 24 वीक, मतलब 6 महीने, और 6 महीने का मतलब दूसरी तिमाही, सेकंड ट्राइमेस्टर। तो बॉडी कवर विद फाइन हेयर, साथ में आईलिड क्या होंगी? सेपरेट, और आई लैशेस क्या होंगी? फॉर्म। 9 मंथ अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो फीटस फुल्ली डेवलप होगा और रेडी फॉर डिलीवरी। पलट देते हैं, फर्स्ट मंथ के अंत में क्या बन जाएगा? तेज बोले, क्या बन जाएगा? और सेकेंड मंथ के अंत में, और थर्ड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत में क्या क्या बन जाएगा? लिम्स एंड मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। 5 महीने पर क्या होगा? फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेड। और अगर 6 महीने मतलब 12 हफ्ते हो जाएंगे तो, सॉरी 24 हफ्ते हो जाएंगे तो पूरे बॉडी में फाइन हेयर हो जाएंगे और आई लैशेस और आईलिड सेपरेट, और 9 मंथ कंप्लीट तो फुल्ली डेवलप। पार्टूरिशन और लैक्टेशन हेडिंग से एक क्वेश्चन नीट का एबीएमटी कहें 2015 में आया था। 2015 वाला क्वेश्चन एज सच 2022 में आ गया है, बिल्कुल एज सच, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो 2015 में जो आया था वो 2022 में ऐसे ही रिपीट हो गया। तो ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो गया है, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा। एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी की कितने दिन की है और इसी को कहते क्या है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? यूट्रस का। कब? एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और क्या हो जाता है? एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ फीटस। और इस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ को ही क्या कहते हैं? पार्टूरिशन। तो 2 क्वेश्चन मिल गए। ये पॉइंट टिपिकली इंपॉर्टेंट है। पार्टूरिशन को कौन इंड्यूस करता है? तो आंसर देंगे कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये एज सच नीड में आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिग्नल फॉर पार्टूरिशन ओरिजिनेट फ्रॉम, बस यहां तक क्वेश्चन लिखा है। तो आंसर ये लिखा है फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। और वो क्या इंड्यूस करेगा? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और उसी को कहेंगे क्या? फीटल। तो क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछा गया है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाई, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाई। तो आंसर देंगे क्या? फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। एज सच क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या रिलीज हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। कहां से? ऑक्सीटोसिन कहां काम करेगा? यूट्रस की मसल पर। उससे क्या होगा? स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन। और जो स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा वो फिर से स्टिमुलेट करेगा किसको? ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन। इसको कहते हैं स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। ये बहुत अच्छी चीज है। पहले माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर उसका रिजल्ट हुआ ऑक्सीटोसिन निकला, फिर निकल के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और कॉन्ट्रैक्शन साथ ही बढ़ते हैं। इसी को कहते क्या है? स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसी को कहते क्या है? स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। किसके किसके बीच है? तो कहोगे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन। इसी का रिजल्ट होगा क्या? कब तक? जब तक क्या ना हो जाए? एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इसी को कहेंगे क्या? पार्टूरिशन।
इसके तुरंत बाद सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर्ड जो प्लेसेंटा है और जो अम्बिलिकल कार्ड है वो भी क्या होगा, एक्सपेल आउट थ्रू द यूट्रस। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए क्या इंजेक्ट करेंगे, तो आंसर देंगे ऑक्सीटोसिन। जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, कुछ नहीं बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही रहा है। फिर से सुनेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। प्रेगनेंसी का पीरियड कितने दिनों का है, इसको कहते क्या है? पार्टूरेशन में किसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में। यूट्रस में ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कौन सा हार्मोन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। सिग्नल फॉर पार्टूरेशन कहां से शुरू होगा, फिर से बोलेंगे, सिग्नल फॉर पार्टूरेशन कहां से शुरू होगा, उससे क्या होगा, और उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो पलट देते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाई फुल्ली डेवलप, और वो इंड्यूस करेगा किसके रिलीज को, और ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, और उससे फिर क्या शुरू हो जाएगा, क्या शुरू होगा, स्टिमुलेटेड, जिससे फिर स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, और अंततः क्या हो जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। एक क्वेश्चन और आराम से बताएं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का हाल क्या होगा? ये क्वेश्चन 2 बार नीट में आ चुका है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो का क्या होगा? 2015 में और 2022 में जो सवाल आया है उसमें यही एक स्टेटमेंट है, ये भी है, एनसीईआरटी में ऐसे कुछ दिया नहीं है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का हाल क्या होगा? तो आप इमेजिन करो, चूंकि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रही है तो अब प्रोजेस्टेरॉन का रोल ज्यादा नहीं बचेगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का रोल ज्यादा नहीं बचेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे जाएगा। नीचे वाली अगर वैल्यू नीचे गई तो नेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ न्यूरो के नाम पर कौन है, यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, तो न्यूरो के नाम पर कौन है? और जैसे न्यूरो बताओगे वैसे पूछेगा एंडोक्राइन के नाम पर कौन है। तो न्यूरो एंडोक्राइन में न्यूरो के नाम पर हाइपोथैलेमस है और एंडोक्राइन के नाम पर हार्मोन एक ग्लैंड बताना पड़ेगा। कौन कौन सी ग्लैंड है? तो इस लाइन का जवाब यहां लिखा है। समरी बहुत बढ़िया है इसकी, लिखिए देखो यहाँ, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टूरेशन व्हिच इज इंड्यूस्ड बाय, क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, क्या क्या लिखा है, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन और क्या, ऑक्सीटोसिन। तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा कि चाइल्ड बर्थ में सिर्फ ऑक्सीटोसिन लगता है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीटोसिन के साथ कम से कम 2 हार्मोन और याद रखोगे, कौन से, कार्टिसोल और एस्ट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन तो याद ही पहले से आपको पता है। तो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में न्यूरो के नाम पर क्या है, हाइपोथैलेमस है, और एंडोक्राइन के नाम पर कुछ हार्मोन है या कुछ ग्लैंड है, जैसे कौन कौन सी। तो ये समरी की बहुत बढ़िया लाइन है, इस लाइन को निकाल के वहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये लैक्टेशन का है। मैमेरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन किसके दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और क्या शुरू कर देंगे, प्रोड्यूसिंग मिल्क, कब, टुवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी प्रोसेस को कहते क्या है, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है, तो कहोगे पूरी प्रोसेस है। प्रेगनेंसी के दौरान मैमेरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होना और प्रेगनेंसी के बाद मिल्क का सिक्रीशन होना या टुवर्ड द एंड मिल्क प्रोड्यूस करने लगना, इसी को कहेंगे क्या, लैक्टेशन। पर्पज क्या है, ये मदर की मदद करेगा फीड कराने में, किसको, न्यू बॉर्न।
मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआती कुछ दिनों में, उसका नाम क्या होता है? कोलोस्ट्रम, जिसमें क्या पाई जाती हैं? एंटीबॉडी, जो जरूरी हैं किसके लिए? डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रेकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप क्या? हेल्दी बेबी। क्वेश्चन सुने, यहाँ एसर्शन रीजन है क्या? ये एसर्शन यहाँ शुरू होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसर्शन लिखा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, तो इसका रीजन ऊपर लिखा है। इसमें क्या होते हैं? सेवरल एंटीबॉडी होते हैं जो नवजात बच्चे को क्या करते हैं? रेजिस्टेंस देते हैं, खासकर अर्ली इन्फेक्शन से। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, तो फिर अगला चैप्टर शुरू करते हैं।